हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेरी ईगल्टन की। टेरी ईगल्टन एक लिटरेरी स्कॉलर है, ऑथर है और एक थियरिस्ट है। टेरी ईगल्टन के जो व्यूज हैं, उनके जो आइडियाज हैं लिटरेचर को लेकर, वो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड हैं। जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म में वो क्या रहा था कि हर चीज के ऊपर जो है सर्च हो रही थी, हर चीज के ऊपर लोग फोकस कर रहे थे। तो इसी तरह टेरी ईगल्टन ने जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर लिटरेचर को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है, इनका एक वर्क है। अगर आप यहाँ पर एक वर्क को देखें, जो इनका वर्क आज हम बेसिकली हम पढ़ेंगे, वो है लिटरेरी थियरी। लिटरेरी थियरी 1983 में इनका एक वर्क आया था। वैसे भी आप बहुत सारे वर्क देख सकते हैं, लेकिन लिटरेरी थियरी जो इनका वर्क है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने लिटरेचर को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं जो शायद आपके लिए भी काम की होंगी। इस लेक्चर को सुनने के बाद में आपको लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी बातों का पता चलेगा। तो टेरी ईगल्टन एक लिटरेरी स्कॉलर है, ऑथर है, थियरिस्ट हैं और इनके आइडियाज लिटरेचर को लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं। उन्होंने जो 4 इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं उन्होंने वो दिखाए हैं, किसको लेकर, लिटरेचर को लेकर। और उनका एक वर्क है मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1976 में था। तो इस वर्क के अंदर मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1976 में इन्होंने लिटरेचर को लेकर 4 जो इनके आइडियाज हैं वो दिए हैं। तो उन्होंने कहा है द रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू हिस्ट्री, कि लिटरेचर का इतिहास को लेकर क्या रिलेशन है, यानी लिटरेचर और इतिहास आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, ये इनका विचार है। दूसरा इन्होंने कहा है द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट। ये बात हम आगे करेंगे जब हम नीचे भी पढ़ेंगे, आप फिलहाल इसको ऐसे सुन लें कि अगर कोई वर्क है, उसके कंटेंट में और उसकी जो फॉर्म है, उसका जो एक स्ट्रक्चर है, उनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये क्या उनके बीच में प्रॉब्लम है। इन्होंने नेक्स्ट बात कही है द क्वेश्चन ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, कि लिटरेचर और पॉलिटिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, इनका क्या क्वेश्चन है इनके बीच में, जो कि लिटरेचर और पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी इन आर्ट, के आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, किसी भी कला के अंदर प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का क्या रोल है किसी भी कला के अंदर। यानी टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या कला के ऊपर भी कोई फर्क पड़ रहा है इससे या नहीं, तो ये सवाल आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन है द ऑथर एज प्रोड्यूसर, कि ऑथर एक प्रोड्यूसर के हिसाब से हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ऑथर क्या है, ये भी उन्होंने सवाल उठाए हैं मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए टेरी ईगल्टन को जानने के लिए भी आप समझ लें कि इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो सवाल उठाया है व्हाट इज लिटरेचर, और ये जो सवाल उठा था इनका फिर वही है लिटरेरी थियरी के अंदर इन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वर्क कौन सा था, लिटरेरी थियरी 1983 में वर्क लिखा गया था लिटरेरी थियरी। इसके ये क्वेश्चन है जो कि हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लिटरेचर क्या है। तो इन्होंने कहा है टेरी ईगल्टन ने कि लिटरेचर को लेकर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, और जितना भी मैंने वर्क पढ़े हैं लोगों के, मैंने पाया है कि सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं, सारे के सारे जो आइडियाज हैं, वो कैसे हैं, सबके सब सब्जेक्टिव हैं। और कोई भी मुझे ऐसी डेफिनेशन नहीं मिली, कोई भी ऐसा आइडिया नहीं मिला जो कि ये बता दे कि लिटरेचर की कोई भी डेफिनेशन कैसी हो, ऑब्जेक्टिव हो। तो सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो कैसी हैं, सब्जेक्टिव हैं। सब ने अपने अपने हिसाब से लिटरेचर को डिफाइन किया है। मेटाफिजिकल वालों ने अपने हिसाब से किया, 16th सेंचुरी में अपने हिसाब से, फॉर्मलिज्म ने अपने हिसाब से, स्ट्रक्चरलिज्म ने अपने हिसाब से, हर एक ब्रांच ऑफ आर्ट ने, ब्रांच ऑफ लिटरेचर ने अपने अपने हिसाब से लिटरेचर को डिफाइन किया है। लेकिन सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं, सारे के सारे जो आइडियाज हैं लिटरेचर को लेकर, कैसे हैं, सब्जेक्टिव। कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो कि हमें प्रॉपर बता सके कि लिटरेचर क्या है। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट बोला है, टेरी ईगल्टन कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेचर की डेफिनेशंस की स्टडी की, और क्या कहा उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस के जो ज्यादातर डेफिनेशंस है वो कैसी हैं, सब्जेक्टिव हैं। एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन अबाउट इट, और कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो कि ऑब्जेक्टिव हो, जिसको हम कह सके कि ये सबकी है। सबका अपना अपना लिटरेचर है, सबका अपना अपना लिटरेचर।
तो कोई एक ऐसी डेफिनेशन जो पूरे के पूरे लिटरेचर को कवर कर ले मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो कहा है लिटरेचर को लेकर के, लिटरेचर के बारे में लोगों ने ये कहा है कि लिटरेचर एक इमेजिनेटिव राइटिंग है, दैट इज नॉट, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मान लो जो हमारे जो कार्टून्स हैं, जो बच्चों के कार्टून बन रहे हैं, वो लिटरेचर से रिलेटेड हैं या नहीं है, टीवी सीरीज है वो लिटरेचर से रिलेटेड है या नहीं है, या हमारी जो मूवी है उनका लिटरेचर से कोई लेना देना है या नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि लोगों ने कहा है कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर एक इमेजिनेटिव वर्क है, लिटरेचर एक फिक्शनल वर्क है, जहाँ पर हम फिक्शन की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमारी पोइट्री होती है। पोइट्री क्या है, एक इमेजिनेटिव वर्क होता है, इंसान सोचता है और बस लिखता जाता है, लिखता जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लोगों ने कहा है कि जो लिटरेचर है वो कैसा है, इमेजिनेटिव वर्क है। टेरी ईगल्टन ने कहा है कि यहाँ पर माना गया है कि जो इमेजिनेटिव वर्क हैं, जो फिक्शनल वर्क है, सिर्फ उन्हीं को लोग लिटरेचर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें, अगर हम पढ़ें तो शेक्सपियर, इन्होंने कहा है कि जो शेक्सपियर और मिल्टन है, हम उनके वर्क को मानते हैं कि उन्होंने लिटरेचर लिखा है। शेक्सपियर को मानते हैं कि लिटरेचर लिखा है, जॉन मिल्टन को मानते हैं कि लिटरेचर लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन के एस्से की, फ्रांसिस बेकन के अंदर, फ्रांसिस बेकन ने कैसे लिखा है, उन्होंने तो नहीं इमेजिनेटिव लिखा है, बल्कि उन्होंने कैसे लिखा है, उन्होंने प्रैक्टिकल लिखा है, एक रियल लाइफ को बेस बनाकर लिखा है, एक्सपीरियंस कर कर लिखा है। तो फ्रांसिस बेकन के ऐसे को लिटरेचर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? और अगर आप ये बोलते हैं कि लिटरेचर एक इमेजिनेटिव वर्क है, लिटरेचर के अंदर फैक्ट का काम नहीं है बल्कि फिक्शन लिखा जाता है, तो फिर फ्रांसिस बेकन तो बाहर हो जाएगा लिटरेचर से। लेकिन आप कहते हैं कि फ्रांसिस बेकन लिटरेचर के अंदर है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी इमेजिनेटिव राइटिंग के लिटरेचर को लेकर, ये तो गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं वो सारे साइंटिफिक हैं, बिल्कुल एकदम प्रूफ है। इसी तरह जॉन डन के जो सरमन्स हैं, उसने जो सरमन्स दिए हैं, जो होली सरमन्स है उसके गॉड को लेकर, देवताओं को लेकर, इस तरह की जिन्होंने बात कही है होली सरमन्स में, तो आप जॉन अगर उसको देखें तो उन्होंने क्या बात की, वो भी रियलिटी बेस है। भाई अगर आप बाइबल पढ़ते हैं या आप रामायण पढ़ते हैं या आप कुरान पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो फिक्शन है या वो इमेजिनेशन है, सिर्फ उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नहीं इसकी एक एक बात सच है, सच ही तो बोलते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि लिटरेचर इमेजिनेटिव है, तो फिर आप इन होली वर्क का क्या करेंगे? फिर तो बाइबल भी बाहर हो जाएगी। आप बोलेंगे कि बाइबल तो बस ऐसे ही है, इमेजिनेटिव है, केवल एक इमेजिनेशन है, कहानी है, किससे कहानी है बस। तो ऐसा नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बनियन है, बनियन ने जो वर्क लिखे हैं वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल उन्होंने वर्क लिखे हैं, बाइबल से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड उन्होंने कहानी को लिया है, तो फिर तो वो भी बाहर हो जाएगी। इसी तरह थॉमस ब्राउन ने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इमेजिनेटिव है लिटरेचर, तो फिर जिन लोगों ने साइंटिफिक लिखा है, प्रैक्टिकल लिखा है या रिलीजियस जिन्होंने वर्क लिखे हैं, तो फिर वो लिटरेचर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, वो फ्रांसिस बेकन तो एक पूरा का पूरा लिटरेचर, आप उसको लिटरेचर में रखते हैं, तो ये कैसे परिभाषा होगी? ठीक है, तो ये तो गलत हो गई ना। इसके अलावा यहाँ पर ये कहते हैं, सेकंड डेफिनेशन कहा कि पैक्युलर वेज ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, कि जो लिटरेचर है वो क्या है, जब आप लैंग्वेज को अच्छे से यूज करते हैं, यानी आपके सिमिली अच्छी होती है, मेटाफर्स अच्छे होते हैं, और आपका स्टाइल अच्छा होता है, आपकी टोन अच्छी होती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। कहने का मतलब ये, अगर आपने डेफिनेशन वो थियरी पढ़ी हो रशियन फॉर्मलिज्म की, तो वहाँ पर आप इस तरह इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा इन्होंने कि रशियन फॉर्मलिज्म में लैंग्वेज की बात की गई कि जो लैंग्वेज अच्छी होगी, जिसको हम थोड़ा सा डिफेमिलियर, वहाँ पर वर्ड दिया था उन्होंने डिफेमिलियर, यानी डेली से अलग लैंग्वेज, एक तो नॉर्मली डेली लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज को अच्छा बनाकर बोल लें तो वो ही क्या कहलाएगी, लिटरेचर कहलाती। जैसे कि शेक्सपियर ने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से लिखा है, या जॉन मिल्टन ने अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लिखा है। इसी तरह जो जॉन डन को पढ़ते हैं, मेटाफर्स उसने लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से जो कंसीट लिखी है, जो अब जब आप अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाकर लिखते हैं, तो वही कहलाती है हमारा लिटरेचर। लेकिन मान लो अगर आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, तो शेक्सपियर की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार शेक्सपियर की लैंग्वेज, तो आप उसको मानते हैं कि वो क्या है, एक लिटरेचर है।
लेकिन अगर मैं इससे हटकर बात करूं, उर्दू की बात करूं, क्योंकि यही डेफिनेशन उर्दू पर भी आ जाती है, कि अगर आप उर्दू के पुराने राइटर्स को पढ़ते हैं या आप आप हिंदी के पुराने राइटर्स को पढ़ते हैं, पुराने अगर आप राइटर को पढ़ेंगे हिंदी के, तो वहां पर आप देखेंगे कि पुराने राइटर्स ने बहुत ही टफ लैंग्वेज का यूज किया है, बहुत ही अलग लैंग्वेज है, जो कि कई बार तो शायद समझ में भी ना आए। लेकिन अगर आप देखें आजकल के जो राइटर्स हैं, जिनको आप मानते हैं कि हाँ वो लिटरेचर लिख रहे हैं, उनकी अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश में चेतन भगत लिख रहे हों, या फिर दूसरे जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे शशि थरूर लिख रहे हैं, वो भी नॉवल अपने लिख रहे हैं, या सलमान रश्दी लिख रहे हैं, या और भी जो राइटर्स इस समय लिख रहे हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप शेक्सपियर को पढ़ें, जॉन मिल्टन को पढ़ें, तो इनकी लैंग्वेज ऐसी जो कि समझ में नहीं आती। ठीक है, इसी तरह आप जब फ्रांसिस बेकन को पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी बहुत इजी, कई बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, उन्होंने आसान लैंग्वेज में अपने हिस्से को लिखा है। लेकिन अगर आप दूसरी और जॉन डन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाती है, जॉन डन की लैंग्वेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लैंग्वेज को सिर्फ ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर को अगर आप मानते हैं कि लिटरेचर लैंग्वेज को अच्छे से यूज करने का नाम लिटरेचर है, या आप उसके अंदर मेटाफर अगर यूज कर रहे हैं, सिमली यूज कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को उतार चढ़ाव उसके अंदर कर रहे हैं, तो वही लिटरेचर है। तो फिर ऐसे राइटर का क्या होगा जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, फिर तो वो उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती है। ठीक है, इसी तरह और भी है लिटरेचर को, उन्होंने कहा कि लिटरेचर इज नॉन पैराग्मेटिक, यानी लिटरेचर कैसा है, ये ऐसा है जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, कोई प्रैक्टिकल से, यानी एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल से इसका लेना देना नहीं है। तो ये भी डेफिनेशन दी गई है कि जहां पर साइंस, यानी साइंस और लिटरेचर को अलग अलग माना जाता है, फैक्ट एंड फिक्शन बोला जाता है, कि फैक्ट जो होता है उसका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर एक फिक्शन होता है। तो अगर इस तरह का आपने अगर इस तरह की डेफिनेशन दे दी है, तो ये डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिटरेचर के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक जो वर्क है वो भी देखे गए हैं, जो साइंस से रिलेटेड हैं। जैसे कि शेक्सपियर ने बहुत सारी बातें ऐसे की हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। इसी तरह आप जॉन डन के जो सरमन्स देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं रियलिटी बेस हैं। इसी तरह से हमारे जो हमारे धार्मिक वर्क हैं, जो हमारी बाइबल है, हमारे रामायण है, हमारे वेद हैं, या हमारी फिर महाभारत है, या फिर इस तरह के कुरान है, तोरा है, जितनी भी बड़ी बड़ी मुकद्दस किताबें हैं, अगर आप उनको देखें तो वो लिटरेचर मानी जाती है। लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनके अंदर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे साइंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि शायद साइंस के पास भी नहीं है, इस तरह के उनके अंदर राज छुपे हुए हैं। तो अगर आपने ये अप्लाई कर दिया लिटरेचर पे कि लिटरेचर इज नॉन पैराग्मेटिक, लिटरेचर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, तो फिर आपकी रिलीजियस जो ग्रंथ हैं, रिलीजियस वर्क्स हैं, ये बाहर हो जाएंगे। और अगर ये बाहर हो जाती हैं तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। आप उनको भी क्या मानते हैं, कई बार उनको आप लिटरेचर मानते हैं, क्योंकि वहाँ सर आप अपनी चीज़ों को उठाते हैं, बाइबल से चीज़ों को उठाते हैं, वहाँ सर आप अपनी थीम लेते हैं, वहाँ से अपने वर्ड लेते हैं, अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, तब आप लिखते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि देयर इज नो इमीडिएट प्रैक्टिकल पर्पस, यानी लिटरेचर को कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा इनके कुछ वर्क है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, जैसे कि सेंट्स एंड स्कॉलर्स 1987 में आया, द इवेंट ऑफ लिटरेचर 2012 में, हाउ टू रीड अ पोएम, एक पोएम को कैसे पढ़ें 2008 में, आफ्टर थियरी 2003 में वर्क आया, मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म ये 2000 में आया, मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरी 1996 में आया, द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक्स 1990 में, और बॉडी एज लैंग्वेज 1970 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।